Okay, so hello everyone, welcome back to our channel and today we are going to discuss about the different type of disorders. Disabilities की हम बात कर चुके हैं, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, है ना? वो डिसेबिलिटीज थी। अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स की। डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और कॉजेज क्या हो सकते हैं। कॉजेज में ना एक रीजन हमेशा याद रखना, जेनेटिकल तुम मोस्टली डाल सकते हो, जेनेटिकल रीजंस। ठीक है, ये मोस्टली कहीं पे भी आगे लग जाएगा। बाकी उसके आगे देखते हैं। सो डिसऑर्डर इज एनी एलिमेंट दैट डिस्टर्ब्स द हेल्थ ऑफ अ पर्सन। ऑब्वियसली बात है भैया, शरीर पे फर्क पड़ेगा, हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, है ना? हिंडर्स अ पर्सन परफॉर्मेंस एंड डिमिनिशेस हर एफिशिएंसी। ये देखो, ये आया इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिसऑर्डर ग्रोज इनसाइड अ पर्सन, ये अंदर बढ़ता है ना? अंदर बढ़ता है। दे आर स्मॉल इन द बिगिनिंग बट मे बिकम सीरियस एंड ग्रो इनटू अ डिसेबिलिटी। ये, अब देखो, ग्रो इनटू अ डिसेबिलिटी मतलब डिसऑर्डर जो है छोटा है, ऐसे याद रख दो। डिसऑर्डर छोटा है डिसेबिलिटी से, मामला बढ़ जाए तो इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में बन सकता है ना? तो इसको पहले ही जानना समझना जरूरी होता है। चलो, सबसे पहले आते हैं अटेंटिव डेफिसिट, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, एडीएचडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडीएचडी। सबसे पहली बात, लड़कों को होने की ज़्यादा संभावना होती है कंपेयर टू फीमेल। तुम देखोगे लड़के जो छोटी एज के होते हैं वो ज़्यादा इधर उधर भागते रहते हैं। सिम्टम्स क्या है? हाइपर एक्टिविटी, ट्रबल फोकसिंग ऑन अ टास्क, वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन एंड मिसिंग डिटेल्स। देखा होगा, मतलब एक जगह पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, है ना? बहुत जल्दी उनका अटेंशन इधर उधर चला जाता है, बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ठीक है, मैंने जैसे बोला, जीन्स और हेरिडिटी एक रीज़न हो सकता है, ब्रेन इंजरी एक रीज़न हो सकता है ना? और एनवायरमेंटल कॉजेस जैसे कि एक्सपोजर टू स्मोक, एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ लीड एज अ टॉडलर एंड प्री स्कूलर इज पॉसिबल कंट्रीब्यूटर। बहुत सिंपल सा है, जिसमें बच्चे ज़्यादा एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते हैं, शॉर्ट अटेंशन स्पैन होता है ना? हाइपर एक्टिव होते हैं। और जीन्स उनका रीज़न हो सकता है, ब्रेन इंजरी उनका रीज़न हो सकता है, या फिर एक्सपोजर टू हाई लेवल्स ऑफ लीड एज अ टोडलर एंड प्री स्कूलर इज पॉसिबल कंट्रीब्यूटर, है ना? मतलब कि छोटी उम्र में बड़ी चीज़ों का एक्सपोजर मान लो। उसके बाद आता है एसपीडी। पावर रेंजर्स नहीं है ये, एसपीडी है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी की जब बात आ रही है तो आपके सेंसरी ऑर्गन्स की बात आ रही है ना? सेंसरी ऑर्गन्स आपके जैसे कि आईज, नोज, ईयर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना? टंग, ये सब। अब क्या होता है कि ये सेंस कर रहे हैं ना किसी चीज को। जैसे कि आईज है, सामने क्या हो रहा है वो आप देख पा रहे हो। नोज है, आप सूंघ पा रहे हो किस तरह की स्मेल है। ईयर है, आप सुन पा रहे हो कि कोई आपको बुला रहा है या नहीं बुला रहा है, किसको बुला रहा है। टंग है, आप चीज को टेस्ट कर पा रहे हो। फिंगर्स है, स्किन है, टच कर पा रहे हो कि वो चीज गर्म है कि ठंडी है। तो इसमें क्या होता है, उस चीज में प्रॉब्लम आ जाती है। दिस इज अ कंडीशन इन विच द ब्रेन हैज ट्रबल इन रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, जो कि सेंसेस से आती है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, ब्रेन के पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना? इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन के पास आ रही है वो उसको सेंस करने में दिक्कत दे रही है, जो सेंसरी ऑर्गन से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक गरम पतीला है ना? वो रखा है, एक बच्चा आया, उसने उसे टच किया, वो गरम है। इस चीज का जो सेंसरी ऑर्गन को जो इंफॉर्मेशन देना है ब्रेन को, वो उसने दिया, लेकिन उसकी रिसीविंग में और उसकी रिस्पॉन्डिंग में प्रॉब्लम आना, दैट इज एसपीडी ओनली, है ना? लिखा भी है, इनपुट्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रेन इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। द कॉमन symptoms आर showing heightened reactivity to sound, touch or movement, under reactive in certain situations, example not noticing when name is called। अंडर रिएक्टिव मतलब सही से रिएक्ट ना करना या फिर जल्दी से रिएक्ट ना करना। कोई नाम बुलाया जा रहा है, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, लेथार्जिक हो रहे हो, है ना? पुअर मोटर स्किल्स, लैक ऑफ अटेंशन, ये सब इसके सिम्टम्स है। क्या हो सकता है, अभी बताया था मैंने, जेनेटिक, हर जगह घुसेड़ देना। हैव बीन अंडर स्टिमुलेटेड ड्यूरिंग क्रिटिकल पीरियड्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट। न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट इज न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरो इज रिलेटेड टू योर ब्रेन विच इज रिलेटेड टू योर सिग्नल्स, है ना? उसका अंडर स्टिमुलेशन होना।
एनवायरमेंटल टॉक्सिन से बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाना, फूड एलर्जीज होना, ये मेरे को नहीं पता कैसे रिलेटेड है, बट ठीक है तो है। हाँ, फूड एलर्जीज से स्मेल में प्रॉब्लम आ सकती है। चलो, अगला है एएसडी, विच इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। द नेचर ऑफ दिस डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू मेंटल इलनेस विच देन चेंजेस द बिहेवियर, जिसमें बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट, जिसमें हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट पे इफेक्ट आता है। द सिम्टम्स ऑफ एएसडी आर डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, जिसमें बच्चे को कम्युनिकेशन और इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। आपने वो बच्चे देखे होंगे जिनके आसपास बहुत भीड़ आती है तो नर्वस हो जाते हैं, एंग्जाइटी होने लगती है, वो लोगों से कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते, डरते हैं अपनी चीजें बोलने में, वो सब। अगेन, हेरिडिटी फैक्टर, जेनेटिकल डिफरेंसेस, है ना। एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिलेटेड टू एक्सपोजर टू ड्रग्स, टॉक्सिन लाइक लीड्स, hydrocarbons and dietary factors may cause ASD. It can also cause through abnormal mechanism of brain development and other neurobiological factors. तो ये तो अंदर की बात है भैया। abnormal mechanism of brain development, आपका जो brain development है वो थोड़ा abnormal तरीके से हो रहा है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसके बाद आता है आपका ओडीडी, अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। ओडीडी से आप अपनी क्लास के वो वाले बच्चे समझ लो जिनको हर चीज़ में उल्टा बोलना होता है, उन्हें लगता है कि भाई वो बहुत कूल लग रहे हैं, है ना। इसमें एंगर, इरिटेबल मूड, सेइंग हेटफुल थिंग्स, ये सब इसका एक एग्जाम्पल है। वो टीचर कुछ कह रहा है कि बेटा आपने ऐसा क्यों किया, सर आप तो मेरे को ही देखते हो, आप हमेशा मेरे को ही बोलते हो। ये एक ओडीडी का एग्जाम्पल है ना। हियर चिल्ड्रन इन देयर अर्ली टीन ट्राई टू डिफाई अथॉरिटी एवरी नाउ एंड देन, है ना। ये देखो आ भी गया। दे एक्सप्रेस देयर डिफियंस बाय आर्गुइंग, डिसऑबेइंग, टॉकिंग बैक टू पेरेंट्स, टीचर एंड अदर एडल्ट्स, ये वाली जो चीज मैंने अभी बोली, ठीक है। वही जेनेटिक हो सकता है, और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स विद पेरेंटिंग दैट में इन्वॉल्व अ लैक ऑफ सुपरविजन की कमी, इनकंसिस्टेंट और हार्श डिसिप्लिन, और अब्यूज अब्यूज करना बच्चों को, उनके ऊपर कम ध्यान देना, और डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा घुसेड़ना, ये सब इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है ओसीडी, विच इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव से याद रखोगे आप इसको, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ऑब्सेशन हो जाना किस चीज से, कि मेरे को ये चीज साफ रखनी है, बार बार साफ करना, एक चीज को रिपीट करते रहना, ऑब्सेस हो जाना उससे, है ना। द सिम्टम्स ऑफ डिसऑर्डर आर पीपल डूइंग रिपीटेटिव बिहेवियर, वही बात आगे जो मैंने अभी बोली, परफॉर्मिंग रूटीन टास्क ओवर एंड ओवर अगेन, और हैविंग सर्टेन थॉट्स रिपीटेडली। सम एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर आर फ्रीक्वेंट और एक्सेसिव हैंड वॉशिंग, बार बार हाथ धोना, काउंटिंग टू थिंग्स रिपीटेडली, चेकिंग इफ अ डोर इज लॉक्ड अगेन एंड अगेन, बार बार ऐसे हो जाता है ना, मैं लॉक करके तो आया था, हुआ नहीं, हुआ एक और बार चेक कर लेता हूँ। ये इसके एग्जांपल्स हैं। ये फैमिली के द्वारा रन होता आता है, तो इसको आप जेनेटिकल कह सकते हैं। बिहेवियर कॉजेज, द बिहेवियर थ्योरी सजेस्ट दैट पीपल विद ओसीडी associate certain objects or situations with fear and learn to avoid those things or learn to perform rituals in order to help reduce the fear or the stress related to that situation. तो ये बिहेवियर का एक फैक्टर है इसमें, कि वो लोग एक फियर को ओवरकम करने के लिए उसको बार बार ही चेक करते हैं, उस स्ट्रेस से ओवरकम करने के लिए, उससे रिलेटेड है। Cognitive causes this happen when people misinterpret their thoughts, like the feeling of dirty hands even when they are clean many times. बहुत सिंपल सा। Environmental causes this means stressful situation present in the environment such as within the family or society that triggers OCD in people. कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे जो एनवायरनमेंट में होती हैं, जो कि ओसीडी ट्रिगर कर देता है लोगों के अंदर। बहुत सिंपल सा है ना। तो ये आपके डिसऑर्डर्स थे। इसके बाद है डिसेबिलिटी एटिकेट्स, जो हम अगली क्लास में बात करेंगे। एटिकेट से मतलब है कि ऐसे लोगों के साथ हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे उन्हें ट्रीट करना है, क्या सही तरीका है। ये हम अगली क्लास में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही।